बच्चों, ये है आपके सामने भारतीय भूमि उपयोग के 9 प्रमुख वर्ग, श्रेणियां या हेड्स। इसके अंतर्गत पहला जो वर्ग है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वह है वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड। दूसरी श्रेणी है कृषि अयोग्य बंजर भूमि, बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। तीसरा, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। चौथा, अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि, परमानेंट पैस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स। पांचवा कैटेगरी है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। छठा, कृषि योग्य बंजर भूमि। छठा है कृषि योग्य बंजर भूमि, कल्चरेबल वेस्टलैंड। सातवां, वर्तमान परती भूमि, करेंट फैलो। आठवां कैटेगरी है वर्तमान परती के अतिरिक्त भूमि, फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। और नौवीं और आखिरी श्रेणी है शुद्ध बोई गई भूमि, नेट सोन एरिया। चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके विस्तार से इन पर चर्चा कर लें और ये समझने का प्रयास करें कि आखिर इन्हें परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो वन भूमि के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक भूमि, जिसको वन भूमि के रूप में क्लासिफाई किया गया है, उसको हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यह भूमि चाहे वन हो या उसे प्रशासकीय रूप से वन माना जाता हो, तो भी वो वन भूमि के अंतर्गत ही आएगी। यह भूमि चाहे राजकीय स्वामित्व में हो, यानी स्टेट ओन्ड हो, या फिर निजी, तब पर भी यह वन भूमि के ही श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार की भूमि को हम फॉरेस्ट लैंड या वन भूमि के श्रेणी में रख सकते हैं। अब आइए दूसरे वर्ग पर, जो है कृषि अयोग्य बंजर भूमि। इसके अंतर्गत वो सभी भूमि जहाँ पर्वत हो, मरुस्थल हो, टीला हो या गढ़ हो। आप अपने गांव घर में देखते होंगे कि खेतों के बीच में एक ऊंचा सा मिट्टी का ढेर नज़र आता है, जिसे हम स्थानीय रूप से गढ़ भी कहते हैं। तो उस तरह का कोई भी यदि भूमि आपको नज़र आए तो उसे हम कृषि अयोग्य बंजर भूमि की श्रेणी में रखते हैं। यानी वैसी हर भूमि जहाँ किसी भी प्रकार से खेती संभव ना हो, यानी उसे खेती के लायक ना बनाया जा सके, या फिर उसको यदि खेती के योग्य बनाते हैं तो उसकी लागत बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो, जो आर्थिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो, वैसी हर भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आती है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी के ऊपर, जो है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के भवन, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, संस्थागत हो, कोई भी जहां आप निर्मित भवन देखते हैं, बिल्टअप एरिया देखते हैं, वो सब इस श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ वैसी हर भूमि जिस पर परिवहन मार्ग बना हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि हवाई अड्डा, तो हाँ, वो भी इसमें शामिल होगा। साथ ही साथ वैसी भूमि जिस पर किसी प्रकार की स्थलीय जल राशियाँ हो, जैसे नदी हो, तालाब हो, छोटा सा पोखर हो, वो पाइन हो, आहर हो, जो भी आप जल राशियाँ देखते हैं स्थलों के ऊपर, वो भी इस श्रेणी के अंतर्गत ही, तीसरे वर्ग के अंतर्गत ही आएगा। चौथी श्रेणी पर बात करते हैं, जो कि अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि चारागाह यानी क्या होता है यहाँ पर,
हाँ, पशुओं को चराया जाता है। गांव में देखते होंगे कि एक अलग थलग सी भूमि होती है जहां लोग खूंटा गाड़ के और अपना जानवर चराने के लिए दिन भर छोड़ देते हैं। तो गांव का ये जो सामुदायिक चारागाह होता है यह भी इसके अंतर्गत आएगा। अब पांचवा, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। इसके अंतर्गत बांस की कोठी, आप लोग सभी लोग परिचित हैं, जिसे आप लोग कहते हैं बसवाड़ी। बचपन में बड़ा डराया जाता था कि भूत रहता है, मत जाना। तो ये बांस की कोठी जहां मूंज और झलास, देखते हैं ना कि वो पलानी छाने के लिए हम लोग जिस घास का इस्तेमाल करते हैं, मूंज, झलास, कांस, पटेर, तो जिस भूमि पर ये घास उगती है, छाजन के लिए जो घास उगाई जाती है, यह भूमि भी इस श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तीसरा जो है वो है जलावन के लिए जो हम वन लगाते हैं। बड़े बड़े गांवों में पहले, अब तो धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है, बहुत सी झाड़ीदार वृक्ष जो थे वो भूमि पर उगाया जाता था और इसका इस्तेमाल जलावन के लकड़ी के रूप में किया जाता था। तो इस तरह की भूमि भी जो है वो इस पांचवी श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब छठे श्रेणी पर बात करें कि कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी यह भूमि कृषि करने लायक, खेती करने लायक है, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति क्या है? बंजर, यानी यहाँ पर अभी खेती नहीं हो रही है। तो हम इसे कैसे परिभाषित करें? तो वैसी भूमि जो कभी तो जोती बोई गई हो, लेकिन पिछले 5 वर्षों से इस पर किसी भी प्रकार से खेती बाड़ी का काम नहीं हुआ हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके साथ कि ये पिछले 5 वर्षों से जोती या बोई नहीं गई हो, तो उसको हम कहेंगे कि कृषि योग्य बंजर भूमि। अब 7वें पर हम आते हैं, वर्तमान परती भूमि। नाम से ही थोड़ा आपको इशारा मिल रहा होगा, वर्तमान मतलब ये हाल फिलहाल की बात हो रही है। तो जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय के दौरान, जानते हैं हम लोग कि प्रायः हम लोग अपने देश में साल के दौरान 2 फसलें उगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि 1 वर्ष या उससे कम समय के दौरान खेती का काम ना हुआ हो, यानी वो खाली छोड़ी गई हो, परती छोड़ी गई हो, उसे हम वर्तमान परती भूमि के श्रेणी में रखते हैं। आपको याद होगा, आप जब आगे भी पढ़ेंगे और पीछे के क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि भूमि संरक्षण का एक ये तरीका भी होता है कि हम खेतों को खाली छोड़ते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी, उनकी जो उर्वरा शक्ति है वह स्वतः नवीनीकृत हो जाए। तो इसके लिए भी ये एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत से क्षेत्रों में देखने को आती है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि वर्तमान भूमि के अंतर्गत किस तरह की भूमि आती है। अब आते हैं 8वें वर्ग की तरफ, जिसमें है वर्तमान परती के अतिरिक्त भूमि। तो इसके अंतर्गत वैसी भूमि आती है जहां 1 वर्ष से अधिक, यानी जहां 1 साल से ज़्यादा समय से लेकिन 5 साल से कम अवधि के दौरान, यानी 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, इस दौरान खेती का काम नहीं हुआ हो, यानी ये भूमि जो है जोती बोई नहीं गई हो, तो उसे हम कहते हैं वर्तमान परती के अतिरिक्त भूमि। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार किसान अपनी गरीबी के कारण, किसी लीगल यानी कि न्यायिक जो मामला होता है उसके कारण, या कोई गांव में वाद विवाद हो जाए, कोई लोग पलायन कर जाए, कभी सूखा पड़ जाए, इसके कई कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, जो भी कारण हो। यदि 1 से 5 साल के दौरान ऐसी कृषि भूमि जिस पर कि जोताई बुआई का काम न हो पाए, उसे हम वर्तमान परती भूमि की श्रेणी में रखते हैं। 9वां, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, यह है शुद्ध बोई गई भूमि, यानी कृषि मौसम विशेष। यहाँ कृषि मौसम विशेष फिर से मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में आमतौर पर 2 कृषि मौसम
हम लोग वाइडली प्रैक्टिस करते हैं। एक तो होता है रबी का और एक होता है खरीफ का, यानी एक रबी यानी जाड़े का फसल और खरीफ यानी गर्मियों में जो हम लगाते हैं जून जुलाई के महीने में वो फसल। तो कृषि मौसम के दौरान खड़ी फसलों का क्षेत्र, जैसे मान लो यदि रबी का मौसम है तो रबी में किन किन खेतों पर फसलें लगाई गई हैं, या खरीफ में किन किन खेतों में फसलें लगाई गई हैं, तो सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पर लाएंगे शुद्ध बोई गई भूमि के अंतर्गत। आगे आप पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत दो होता है, एक होता है नेट सोन एरिया और एक होता है ग्रॉस सोन एरिया, यानी शुद्ध बोई गई और कुल बोई गई भूमि। तो उस पर हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि भारत में भूमि उपयोग के 9 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं और उन्हें किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं।